छोटा नागपुर के घने जंगलों में, जहां मिट्टी लाल आभा लिए हुए है, जहां पेड़ों की शाखाएं आसमान को छूती हैं, जहां हवा में बांस और साल के पत्तों की खुशबू बहती है, वहीं एक समाज रहता था, मुंडा समाज। यह समाज प्रकृति से अलग नहीं था, बल्कि प्रकृति ही उनका जीवन था। उनके लिए जंगल सिर्फ लकड़ी नहीं थी, जंगल माँ थी। धरती सिर्फ जमीन नहीं थी, धरती पालनहार थी। नदी सिर्फ पानी नहीं थी, नदी आत्मा थी। और यही जीवन पद्धति उन्हें सदियों से जीने की शक्ति देती थी। इसी समाज में एक प्रथा थी जिसे खूट कट्टी कहा जाता था। इस व्यवस्था में जमीन किसी एक व्यक्ति की नहीं होती थी, बल्कि पूरे समुदाय की होती थी। कोई भूखा नहीं रहता था, कोई बेघर नहीं होता था, कोई किसी का मालिक नहीं होता था और कोई किसी का गुलाम नहीं होता था। यह समाज अपने आप में पोल था, समान था और आत्मनिर्भर था। इसी धरती पर, इसी मिट्टी की गोद में 15 नवंबर 1875 को उलीहू गांव में एक बालक जन्म लेता है। उसका नाम रखा जाता है बिरसा। वह किसी महल में नहीं, किसी अमीर घर में नहीं, बल्कि मिट्टी की दीवारों और पत्तों की छत वाले साधारण घर में जन्मा था। लेकिन उसकी आंखों में बचपन से ही प्रकृति की चमक थी। वह गायें चराता था, जंगल में घूमता था, नदियों के किनारे बैठकर घंटों बहते पानी को देखता था और शाम ढलते ही बांसुरी बजाता था। वह प्रकृति को महसूस करता था, समझता था, सुनता था। बुजुर्ग कहा करते थे, धरती सिखाती है, और बिरसा धरती की हर बात को ध्यान से सुनता था। मुंडा समाज का धर्म सरना था। यह धर्म किसी किताब या मूर्ति पर आधारित नहीं था। यह धर्म अनुभव पर आधारित था। हर वृक्ष देवता था, हर पर्वत पवित्र था, हर अग्नि जीवन की रोशनी थी। प्रकृति ही उनका मंदिर थी और आस्था उनका जीवन। लेकिन इतिहास हमेशा स्थिर नहीं रहता। इतिहास करवट लेता है, और एक दिन वह करवट ऐसी आई जिसने सब कुछ बदल दिया। अंग्रेज आए। उन्होंने जंगल को मां नहीं माना, उन्होंने जंगल को संपत्ति माना। उन्होंने धरती को भावना नहीं, राजस्व का स्रोत माना। उन्होंने कहा, जंगल सरकार का है, जमीन सरकार की है। और यहीं से मुंडा समाज की जीवन धारा में पहला बड़ा आघात लगा। अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था लागू की। अब किसान अपनी ही जमीन पर खेती करता था, लेकिन वह जमीन अब उसका नहीं मानी जाती थी। जमीन का मालिक बन बैठा था जमींदार और अंग्रेज सरकार। किसान को अपनी ही धरती पर लगान देना पड़ता था। इस व्यवस्था ने उस समाज की कमर तोड़ दी जो धरती को मां मानता था। स्वाभिमानी किसान धीरे धीरे मजदूर बन गया। यह केवल आर्थिक चोट नहीं थी, यह सम्मान पर हमला था। फिर आया फॉरेस्ट एक्ट। इस कानून ने कहा कि जंगल सरकार का है। अब मुंडा न लकड़ी काट सकते थे, न शिकार कर सकते थे, न फल, न घास, न पत्ते। वह जंगल जिसने पीढ़ियों तक उन्हें जीवित रखा, वह अचानक उनसे छीन लिया गया। यह जीवन पर हमला था, यह संस्कृति पर हमला था, यह आत्मा पर हमला था। इसके बाद आया सबसे गहरा प्रहार, धर्म पर। मिशनरी स्कूल खोले गए। बच्चों को सिखाया गया कि तुम्हारा धर्म पिछड़ा है, तुम्हारी परंपराएं गलत हैं, तुम्हें बदलना होगा। इसने समाज की जड़ों को हिलाना शुरू किया। जो समाज प्रकृति को ईश्वर मानता था, उसे अपने ही ईश्वर से दूर करने की कोशिश की जा रही थी। जमीन चली गई, जंगल चला गया, धर्म और संस्कृति पर चोट हुई, गरीबी बढ़ी, अन्याय बढ़ा और दर्द समाज के भीतर जमा होता चला गया। लेकिन हर दर्द एक दिन स्वर बनता है, हर घाव एक दिन आवाज बनता है और हर आवाज एक दिन आंदोलन बनती है। इस समाज को बस एक दिशा चाहिए थी, एक नेता चाहिए था, एक ऐसा व्यक्ति जो धरती की भाषा समझता हो और लोगों के हृदय में छुपे आक्रोश को जागृत कर सके। और वह व्यक्ति था बिरसा। धीरे धीरे लोग बिरसा के पास आने लगे। वो उनसे कहते, ये धरती हमारी माँ है, माँ को कोई नहीं बेच सकता। हमारे पूर्वजों ने इस मिट्टी को सींचा है, ये जमीन हमारे अस्तित्व की जड़ है। और ये बात लोगों के हृदय में उतरने लगी। लोग जागने लगे, समाज एकजुट होने लगा। बिरसा अब सिर्फ बिरसा नहीं रहा, वो धरती आबा बन गया। धरती का रक्षक, धरती का पुत्र, धरती का योद्धा। फिर 1899 में वो समय आया जिसे इतिहास में उलगुलान के नाम से जाना जाता है। उलगुलान का अर्थ है महान कोलाहल, एक बड़ी पुकार, एक ऐसा आंदोलन जो भीतर से फूटे। बिरसा ने कहा,
जंगल हमारा है, धरती हमारी है, हम अपनी पहचान नहीं छोड़ेंगे। लोग हजारों की संख्या में इकट्ठा होने लगे। उनके पास न बड़ी सेना थी, न बड़े हथियार। उनके पास था विश्वास, और यही सबसे बड़ा हथियार था। ब्रिटिश प्रशासन घबरा उठा। उनकी रिपोर्ट में लिखा गया, यदि इस विद्रोह को अभी नहीं रोका गया तो ये आग पूरे पूर्वी भारत में फैल जाएगी। सेना भेजी गई, गांवों को घेरा गया, लोगों को पकड़ा गया, गोलियां चली, खून बहा, लेकिन डर नहीं टूटा, क्योंकि आशा जीवित थी। अंततः बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें रांची जेल में रखा गया और 3 जून 1900 को मात्र 25 वर्ष की आयु में उनका शरीर समाप्त हो गया। लेकिन उनकी मृत्यु अंत नहीं थी, उनकी मृत्यु एक शुरुआत थी, क्योंकि विचार मरते नहीं हैं, विचार फैलते हैं, विचार पीढ़ियों तक चलते हैं। उनकी मृत्यु के बाद जनता का दबाव इतना बढ़ा कि अंग्रेज सरकार को 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लाना पड़ा। इस कानून ने जनजातीय भूमि को सुरक्षित किया। कहा गया, ये जमीन न बेची जा सकती है, न छीनी जा सकती है, न किसी बाहरी के नाम की जा सकती है। यानी धरती फिर से उसके असली बच्चों की हो गई। और इस तरह बिरसा की लड़ाई पूरी हुई, वो जीत कर गए। आज भी झारखंड की हवा में, पहाड़ियों की चोटी पर, जंगलों की हरियाली में और लोगों की आंखों की चमक में बिरसा जीवित है। जब भी कोई अन्याय के सामने सिर उठाता है, जब भी कोई अपनी पहचान के लिए खड़ा होता है, जब भी कोई कहता है ये धरती हमारी माँ है, वहां बिरसा की सांसें चलती हैं। उन्होंने हमें सिखाया, स्वतंत्रता भीख नहीं है, स्वतंत्रता संघर्ष है। सम्मान मांगने से नहीं मिलता, सम्मान छीन कर लाया जाता है। और धरती माँ है, माँ को कोई नहीं बेच सकता। जय हिंद, जय झारखंड, जय धरती आबा।